So in this lecture of RDT, we will study about your cloning vectors. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपका क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। देखो क्लोनिंग वेक्टर का क्या मोटिव होता है। जैसे मान लो आपके पास जो भी वेक्टर है, ठीक है ना, हमने बेसिकली इसके बारे में पढ़ा भी है कि जब वेक्टर के अंदर आप क्या ऐड करते हो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप इस वेक्टर को होस्ट के अंदर डालते हो, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपका उसकी कॉपीज बनाता है, ठीक है। तो मे बी कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, ठीक है। रिलैक्स्ड प्लाज्मिड वो होते हैं विच सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है। जैसे मान लो इफ यू वांट 100, आपको इस जीन की 100 कॉपीज चाहिए, तो हम इसको उस होस्ट में डालेंगे और या हम उस वेक्टर में डालेंगे जो 100 कॉपीज बना दे, ठीक है। ऐसे कुछ होते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स विच सपोर्ट लो कॉपी नंबर। जो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स होते हैं वो लो कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली उस केस में जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी कॉपीज भी क्या बनेंगी, कम बनेंगी, ठीक है, लो कॉपी नंबर, ठीक है। तभी से हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। ये आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और उस जीन की मल्टीपल क्या बन जाती हैं, आपकी कॉपीज, ठीक है। सो वैसे हम पीसीआर यूज करते हैं एज वी नो, अदरवाइज वैसे आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है तो हम पीसीआर यूज करते हैं। बट इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका यू कैन सी दिस इज लाइक बेसिकली स्टेबल जीन बैंक, ईच वेक्टर कंटेनिंग ए डिफरेंट फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट। ये हमने जैसे होता है ना, जैसे हमारे पास एक बड़ा डीएनए है, पहले हमने उसके फ्रेगमेंट्स कर लिए, उन फ्रेगमेंट्स को हमने वेक्टर में डाल दिया, ठीक है। सो आइसोलेशन ऑफ वन क्लोन फ्रॉम लाइब्रेरी बाय जीन लाइब्रेरी स्कैनिंग, ठीक है। और फिर हम उसको मतलब जो भी आपका जिस भी फ्रेगमेंट में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, फिर हम उसकी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो टेबल है, यहाँ पर उसने हमें अलग अलग वेक्टर्स बताए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो मोटिव है वो क्या आपका कि इंसर्ट साइज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा वेक्टर हमें बता रखा है, M13, ठीक है। ये एक तरह से वायरस होता है, इसका होस्ट है इकोलाई, ये सर्कुलर वायरस है, इसका इंसर्ट साइज है 1 to 4, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मेरे पास है प्लाज्मिड, ये भी इकोलाई में होता है, ठीक है। M13 से वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफाज आप कह सकते हो, बैक्टीरियोफाज इज वो पर्टिकुलर बेसिकली आपके वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफाजिस, ठीक है। सो इट इज ए सर्कुलर प्लाज्मिड, इसका इंसर्ट साइज है 1 to 5, ठीक है। देन वी हैव फाज लैम्डा, जो फाज लैम्डा है वो भी इकोलाई में, ये भी एक तरह से वायरस है, लीनियर वायरस है, इंसर्ट साइज 2 to 25, क्या कॉस्मिड इकोलाई, ठीक है। कॉस्मिड अभी हम पढ़ेंगे कि कॉस्मिड किस चीज का बना होता है, ठीक है। ये भी सर्कुलर प्लाज्मिड है, 35 to 45, ठीक है। देन वी हैव बैक, बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी इकोलाई में होता है, ये भी सर्कुलर प्लाज्मिड है। यू कैन सी इंसर्ट साइज 50 to 300, ठीक है। ये नीचे भी मेंशन है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे होता है यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई, ऑब्वियसली विच इज योर ईस्ट लीनियर क्रोमोसोम 100 to 2000, ठीक है। सो बेसिकली देखो क्या होता है ना, इट डिपेंड्स कि हमारे फ्रेगमेंट्स का साइज कितना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं, जैसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली हमारा जो जीनोम है वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप अपने जीनोम को या जो हमारे जीनोम को बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव कंपैरेटिवली लार्ज साइज ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है। जैसे अब मैं कहूँ कि हमारे अंदर 3 into 10⁹ बेस पेयर है हैप्लॉइड के अंदर, ठीक है। अगर जैसे आप बैक का एग्जांपल ले लो कि 300, जैसे आपको 300 किलो बेस, ठीक है, दैट इज 3 into 10⁵, ठीक है। तो इतना एक फ्रेगमेंट का है, तब भी देखो आपको कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 10⁴, दैट इज तब भी आपके कितने बनेंगे, 10,000 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फिर ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हमें वेक्टर में डालना होता है
और फिर उसको एक होस्ट में डाल के उसमें मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर बेसिकली YAG ऑल्सो, YAG के अंदर फ्रेगमेंट का साइज और बड़ा है, ठीक है। सो बेसिकली इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम जनरली बैक एंड YAG यूज करते हैं, बैक एंड YAG, ठीक है। तो बेसिकली विद टाइम हमने नए नए वेक्टर्स बनाए, क्योंकि आर्टिफिशियली वेक्टर्स बनाए जाते हैं, फिर इनके अंदर वी नीड टू ऐड सम सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। वो सब चीजें हमें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि लास्ट में रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करना हमारे लिए इजी रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं कि आप वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, ठीक है ना। जनरली आपने पढ़ा भी होगा ये चीजें छोटी क्लासेस में भी, कि एक पर्टिकुलर जो आपका वेक्टर है, जैसे उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में डाल रहे हो तो उसकी कॉपीज बने, ठीक है। उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप बाद में सेलेक्ट कर पाओ। क्योंकि ये नहीं है कि आपने वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और बाद में हम उसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करी थी और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की, उसको भी अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, अभी आगे। तो दिस इज द मेन टेबल, कि मतलब जैसे वो आपको कह देगा यू हैव ए DNA ऑफ दिस मच साइज, सो विच वेक्टर इज सूटेड, आप किसको चूज करोगे। सो इट डिपेंड्स की व्हाट इज द साइज ऑफ इंसर्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई विथ टाइम वी हैव टू मॉडिफाई वेक्टर्स, और वी हैव टू क्रिएट दोज वेक्टर्स इनका इंसर्ट साइज ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि मान लो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज हमने कह दिया, जैसे मान लिया हमने 100 किलो बेस है, ठीक है, 100 किलो बेस। सो यू कैन नॉट पुट दैम इन M13 में नहीं पुट कर सकते, प्लाज्मिड में नहीं पुट कर सकते, फाज लैम्डा में नहीं पुट कर सकते, कॉस्मिड में नहीं पुट कर सकते। ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर बैक, या आप YAG को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमने एक टेबल देखी यहाँ पर, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर बता रखा है, वेक्टर्स हैव इन जनरल बीन डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो क्या होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास नेचुरली होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मली मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। सो जैसे ही बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका जो जीनोम है वो बैक्टीरिया में आ रहा है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक देम, ठीक है, सच एज कॉस्मिड्स, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे कॉस्मिड में। कॉस्मिड जो नाम आया है बेसिकली ना, हमारे पास जो, मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हम पढ़ेंगे एक लैम्डा बैक्टीरियोफाज होता है, ठीक है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज के पास ना एक साइट्स होते हैं जिसे बोलते हैं कोसाइट्स, ठीक है। वैसे ये लीनियर होता है, बट होस्ट सेल में जाके सर्कुलर हो जाता है क्योंकि इसमें कोसाइट्स होती हैं, ठीक है। वैसे अगर जनरली आप पढ़ोगे, सो लैम्डा बैक्टीरियोफाज का जो DNA है वो लीनियर होता है, बट बिकॉज ऑफ कोसाइट्स वो होस्ट सेल में जाके सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। तो कॉस्मिड में कोस तो यहाँ से आया है, ठीक है, और मिड का मतलब है प्लाज्मिड। तो कोसाइट ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड, उसको मिलके हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिड, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे। इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी आपने देखा कि कॉस्मिड का इंसर्ट साइज जो है वो 35 to 45 है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। तो ऑब्वियसली प्लाज्मिड का कम था, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का भी कम था, सो वी डिजाइंड वन वेक्टर जिसका इंसर्ट साइज ज्यादा है, दैट इज योर कॉस्मिड, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, सो thus the vectors with advantage of large insert capacities are usually more difficult to manipulate, although there are many more factors to be considered, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें वो देखने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसने प्लाज्मिड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है। सो प्लाज्मिड जब भी नाम आता है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट ऑफ DNA, ठीक है। जनरली जब भी हम बात करते हैं, जो प्लाज्मिड होते हैं वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, कैरिंग जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कॉन्जुगेशन और द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनयूजुअल सबस्ट्रेट, ठीक है। जनरली प्लाज्मिड, हम वैसे बेसिकली बात करें तो प्लाज्मिड इज गिविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, जैसे बैक्टीरिया है तो एक तो बैक्टीरिया का अपना DNA है, ठीक है, बट प्लाज्मिड के ऊपर हमने देखा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, ठीक है। जैसे हमने कल दो पढ़ी थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो
some plasmids are replicated at a high rate by bacteria such as E. coli and are so excellent potential vectors. ठीक है, so क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड भी दो टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कॉपी नंबर ज्यादा होता है, मतलब जो ज्यादा रेप्लिकेशन दिखा सकते हैं, जिन्हें हम रिलैक्स प्लाज्मिड बोलते हैं, और जिनका कॉपी नंबर कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड. ठीक है, अब सबसे पहले जब बात करते हैं हमेशा PBr322 की, ठीक है, जिसमें P है प्लाज्मिड, BR स्टैंड फॉर बेसिकली बॉलिवर एंड रोड्रिगेज. दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने डेवलप किया था, और इसमें इसको मॉडिफाई किया गया, मतलब बहुत सारे इसके अंदर जो हमारे डिजायरेबल फीचर्स होते हैं. ठीक है, और 322 एक नंबर स्पेसिफिकली जो प्लाज्मिड को दिया गया. ठीक है, सो प्लाज्मिड्स, the plasmid is much smaller than natural plasmid. ठीक है, which makes it more resistant to damage by shearing. ठीक है, so मतलब छोटा होने के कारण, मतलब इसका साइज अभी हम पढ़ेंगे भी सही, जो PBr322 है उसका जो साइज है दैट इज 4363 बेस पेयर. ठीक है, so this is a quite small plasmid. ठीक है, so basically अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं. ठीक है, सो दिस इज योर PBr322. ठीक है, सो ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, PST1, SCA1, SSP1, EcoR1, HIN3, BAMH1, SPH1, SAL1. ठीक है, सो यू कैन सी, और ND1 एंड PVU2. ठीक है, इनके जो नाम आते हैं वो बैक्टीरिया के नाम से आते हैं, जैसे EcoR1 का नाम आया एस्चेरिशिया कोलाई. ठीक है, R1, ऐसे ही लाइक PVU प्रोटियस वल्गैरिस. ठीक है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस. तो बैक्टीरिया का नाम. ठीक है, तो पहला लेटर जो होता है वो जीनस का होता है, और अगले जो दो लेटर होते हैं वो स्पीशीज के होते हैं. ठीक है, ये जैसे दिखा भी रखा है 4.36 किलो बेस. ठीक है, सो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर पाओगे. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, वेक्टर एंड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं ताकि सेम टाइप ऑफ एंड्स बन जाएं और वो एक दूसरे के फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर के अंदर जाके इंसर्ट हो जाए. ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, अगर तो इट इज ऑल अप टू यू, अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करते हो तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि this is insertional inactivation. By putting your gene of interest at this point, you are tetracycline resistance को आप खत्म कर रहे हो. लेकिन अगर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ को ही ऐड करोगे तो आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो. ठीक है, सो अब कई बार ये आपको साइट्स भी याद रखनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ पर आप PST1, SCA1, BAMH1, SPH1, SAL1. ठीक है, अब जैसे मुझे ऐसे ही याद है जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते थे RDT, तो जो टीचर ने ना एक क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि उस टाइम हम ऐसे नहीं सोचते थे ना कि सारी रिस्ट्रिक्शन साइट भी याद करनी पड़ेंगी. तो टीचर ने क्या किया, मान लो मेरे को 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दिए. ठीक है ना, कि इन 2 से मैंने कट कराया, तो बेसिकली हमने क्या करा, सर्कुलर है तो एक कट से तो पहले वो लीनियर हो गया, और दूसरे जगह कट करा तो 2 फ्रेगमेंट आ गए. ठीक है, सिंपली आपको ऐसी क्वेश्चन दिया कि 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने प्लाज्मिड को कट कराना है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर को अगर आप 2 से कट करा रहे हो तो एक तो उसे लीनियर कर देगा क्योंकि पहले सर्कुलर है, और फिर 2 फ्रेगमेंट आ जाएंगे. ठीक है, लेकिन टीचर ने वो 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए जिनकी साइट इसमें है ही नहीं. ठीक है ना, वैसे अब वही बात है ना, उस टाइम तो वो चीज ध्यान से नहीं देखी कि भाई रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें है या नहीं है. उन्होंने कोई वो 2 साइट्स दी थी जो वेक्टर में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसका आंसर यही था कि 0, मतलब कोई फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे, प्लाज्मिड एज सच ही रहेगा. ठीक है, तो ये भी कई बार आपको याद रखना पड़ सकता है कि ये जो साइट्स यहाँ पर मेंशन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, मान लो इसके अलावा मैंने कोई और दे दिया, मान लो मैंने आपको कह दिया EcoR5 है. ठीक है, या कोई भी SC, जैसे और कोई भी नाम आप ले सकते हो कि जो इसके अलावा
कोई भी डिफरेंट, जैसे ALU1 है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइट्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इनको दे विल नॉट अफेक्ट योर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को बस वही कट करेगा जो कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेनली आपने इसमें ध्यान रखना है। सो दिस इज योर PBR 322, ठीक है। तो जैसे इसमें हमने बात करी, इसके अंदर आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन्स होती हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने एग्जांपल दे रखा है कि हमने किसको, बेसिकली हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर डाला है, जहां पर आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है, सॉरी टेट्रासाइक्लिन वाली जीन है। फॉर एग्जांपल फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल DNA डाइजेस्टेड विद BAM-H1, ठीक है, जो भी हमने वेक्टर बनाया था, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था और BAM-H1 साइट आपकी इसके अंदर थी, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक वाले में आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये जैसे हमने कल पढ़ा था आपका कि पहले आप एम्पिसिलिन पे ग्रो कराओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बैक्टीरिया है, एक मान लो ये बैक्टीरिया है जिसमें ये उसका अपना DNA है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर मान लो ये प्लाज्मिड है, ठीक है। इस प्लाज्मिड के ऊपर मान लो दोनों जीन्स हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले भी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले भी, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने जो रिकॉम्बिनेंट बनाया है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है, ठीक है, तो उसमें ये चलो बैक्टीरिया का अपना DNA हो गया और ये हमने मान लो दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट वी हैव एडेड, ठीक है, मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड करा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इसमें सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस रह गया, एम्पिसिलिन वाला, ठीक है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली तो इनएक्टिवेट होगी, या आप क्या लिख सकते हो कि ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगी, ठीक है। सो इसलिए पहले हम बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन पे ग्रो कराएंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन पे ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, दिस यू कैन सी। फिर हमने जैसे कॉलोनीज उठाई, ठीक है, कि जैसे मान लो फिर हमने इसकी एक रेप्लिका प्लेट बना दी, जैसे आप देख सकते हो कि ये सारी कॉलोनीज यहाँ पर हैं टेट्रासाइक्लिन पे, ठीक है। तो जो तो ग्रो कर रही हैं, जैसे मान लो ये कॉलोनी ग्रो करी, ये ग्रो करी, तो जो ग्रो कर रही हैं मतलब वो आपकी कौन सी हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि वहां जहां पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है वहां पर आपका ऐड करने से वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया, ठीक है। तो फिर हमें पता लग जाएगा ये जितनी कॉलोनीज हैं इसमें से कौन सी आपकी रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो यहाँ पर सारी थी, ठीक है, जितनी भी कॉलोनीज बनी थी और ये, तो ऑब्वियसली ये जो सारी हैं ये आपकी कौन सी हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो फिर बाकी हमें पता लग जाएंगी कि वो रिकॉम्बिनेंट, इसे बोलते हैं हम रेप्लिका प्लेटिंग, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ऐसे हमने एक और भी पढ़ा था ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में, क्योंकि इसमें तो हमें मतलब 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत इन्होंने जैसे ये बता रखा है कि जैसे ऑब्वियसली आपका जो भी प्लाज्मिड है उसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, जो भी प्लाज्मिड था उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइगेशन के लिए हम लाइगेज यूज करते हैं, ठीक है। द लाइगेटेड DNA मस्ट नाउ बी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इकोलाई, सो डू नॉट नॉर्मली टेक अप DNA, ठीक है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो सराउंडिंग से DNA नहीं लेता, ठीक है। सो वी हैव टू मेक देम कॉम्पिटेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंट हम उन्हें कैसे बनाते हैं, पहले हम उसे कैल्शियम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि बैक्टीरिया सीधा DNA नहीं लेगा, पहले उन्हें हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो कैल्शियम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फिर हम हीट शॉक देते हैं, ठीक है। सो स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप मोस्ट एफिशिएंटली, whereas long linear molecules will not enter the bacteria, ठीक है। सो पहले हम उसे लो टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू मेक देम कॉम्पिटेंट सो दैट दे विल अपटेक द DNA फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो जो स्मॉल सर्कुलर है दे आर टेकन अप
most efficiently, whereas long circular will not enter the bacteria. ठीक है, so this is just they have कि कैसे हम जो हमारा foreign है वो recombinant वाला वो अंदर चला जाए. ठीक है, so this is ये उन्होंने वही mention कर रखा जो भी मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में तो दोनों ही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ जो आपका टेट्रासाइक्लिन है वो सिर्फ कौन से ग्रो करेंगे, आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, सो दिस इज वन मोर वेक्टर. ठीक है, ये जैसे बता रखा आपका PUC8 के बारे में. ठीक है, सो ये जो वेक्टर है दैट इज लैग सिलेक्शन बेस्ड. ये भी हमने कल पढ़ा था आपका इसके बारे में, लैग सिलेक्शन बेस्ड, लैग सिलेक्शन बेस्ड. ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था लैग जेड प्राइम. ठीक है ना, यहाँ पर लैग जेड प्राइम होता है. ठीक है, जैसे ये शो कर रखा है, और उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं. ठीक है, क्लोनिंग साइट्स का मतलब यही होता है कि उसके अंदर मल्टीपल वो साइट्स हैं जहां पर आप कट कर सकते हो और जीन ऑफ इंटरेस्ट आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये कल कंसेप्ट हमने पढ़ा ही था. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था आपका कि जैसे ये मतलब ये मान लो बैक्टीरिया आपका. ठीक है, सो दिस इज इसके अंदर ये अपना DNA है. ठीक है, और ये आपका PUC8 वेक्टर है. ठीक है, सो दिस इज योर PUC8 वेक्टर. ठीक है, और उसमें एक जीन है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैग जेड प्राइम. ठीक है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज मान लो उसके दो फ्रैगमेंट्स हैं, तो एक पार्ट ये बनाता है और एक पार्ट ये बनाता है. ठीक है, तो क्या बन गया, कंप्लीट बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. ठीक है, बट रिकॉम्बिनेंट में आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पर ऐड करते हो, जहां पर लैग जेड प्राइम जीन है. ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर लैग जेड प्राइम की जगह आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया. ठीक है, सो दैट विल लीड टू insertional inactivation of lag Z prime. Insertional inactivation of lag Z prime. ठीक है, सो इस केस में चलो यहां से तो जो बनना है वो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, बट क्योंकि अभी तक लैग जेड प्राइम नहीं है तो इधर वाला कंपोनेंट नहीं बनेगा. ठीक है, सो देयर विल बी नो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, नो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. ठीक है, सो नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनता है, रिकॉम्बिनेंट के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनता. ठीक है, और इसमें हम एक कलरलेस सब्सट्रेट यूज करते हैं जिसका क्या नाम होता है, एक्सगैल. एक्सगैल इज कलरलेस, जिसको हम प्लेट पे डाल देते हैं और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर देता है. ठीक है, सो जो हम प्लेटिंग करते हैं जैसे उसमें हमने एक्सगैल ऐड करते हैं. ठीक है, और आपका IPTG जो कि लैक ऑपरोन को इंड्यूस करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो टाइप की कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, एक होती है व्हाइट और एक होती है आपकी ब्लू. ठीक है, तो इसमें एक ही प्लेट से आपको पता लग गया कौन सी रिकॉम्बिनेंट है कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है. ठीक है, तो जो तो व्हाइट है तो ऑब्वियसली उनमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, तो व्हाइट वाली होती है आपकी, व्हाइट आर रिकॉम्बिनेंट वंस, क्योंकि उनमें आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बन रहा. ठीक है, लेकिन जो आपकी ब्लू वाली होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, तो इसमें एक बार से ही पता लग जाता है. ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेशली हम कह सकते हैं इसलिए बनाया गया था. ठीक है, कि हम सेलेक्ट कर पाए. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली PUC8. ठीक है, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. ठीक है, सो दिस फैक्टर बेसिकली इसमें आप एक ही बारी में सेलेक्ट कर पाते हो, एक ही प्लेट से आपको पता लग जाता है ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है. पिछला जो हमने पढ़ा था PBr 322, उसमें हमें दो बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, जैसे पहले हमने एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में करी थी और फिर आपकी टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में. ठीक है, ठीक है, तो एक तो एडवांटेज इसका यही है कि इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, और ये जो भी मैंने आपको बताया IPTG ये इंड्यूसर होता है लैकोपेरोन का, आइसोप्रोपाइल बीटा डी थायोगैलेक्टोपाइरेनोसाइड. ठीक है, और इसके अलावा एक्सगैल 5-bromo 4-chloro 3-इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइड. ठीक है, और ये
ब्लू प्रोडक्ट देता है 5,5 प्राइम डाई ब्रोमो 4,4 प्राइम डाइक्लोरो इंडिगो, ठीक है। सो एक्स गैल जो होता है वो कलरलेस होता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में वो आपको कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, सो इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, तो एक्स गैल इट विल गिव यू ब्लू कलर, बट जिस केस में आपने यू हैव इंसर्टेड योर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो आपका बेसिकली व्हाइट प्लैक आएगा, व्हाइट प्लैक, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज वायरस बेस्ड वेक्टर्स, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है दैट इज फाज लैम्डा, फाज लैम्डा, ठीक है। सो ए यूजफुल फीचर of any cloning vector is the amount of DNA it may accept or have inserted before it becomes unviable, ठीक है ना। देखो क्या होता है, बेसिकली आप स्टेबिलिटी की बात है कि आप एक पर्टिकुलर इंसर्ट साइज को ही जो प्लाज्मिड है वो एकोमोडेट कर सकता है। अगर आप उससे बड़ा साइज दोगे तो फिर वो ठीक है, वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट वो बेसिकली आपका मतलब रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, या वो बेसिकली वायबल नहीं रहेगा। सो inserts greater than 5 kb increase plasmid size to the point at which efficient transformation of bacterial cells decreases markedly। मतलब आप इंसर्ट साइज तो बढ़ाते जाओगे, बट बड़ा जो वेक्टर है वो बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई वी मूव टू, या हमने फिर किस पे शिफ्ट कर गए, हम बैक्टीरियोफाजिस पे, ठीक है ना। क्योंकि जनरली हमें पता ही है कि जो वायरसेस हैं वो तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते ही हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली जैसे मान लो, जस्ट हम एग्जांपल है, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इसको ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वायरस के अंदर डीएनए है, ठीक है, चाहे वो लीनियर है, लीनियर होते हैं जनरली, जो बेसिकली आपके मतलब जो वायरसेस जनरली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो डीएनए ही होता है मेनली। सो वो चाहे लीनियर है, सर्कुलर है, चलो वो अलग बात है। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि वायरस के डीएनए को मॉडिफाई कर देंगे, कि वायरस के डीएनए में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली वायरस जो है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बड़ा डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर सीधा नहीं जा सकता। जैसे हमने पहले बात करी ना, कॉम्पिटेंट हम बनाते हैं, पहले उसको हमने 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा, कैल्शियम दिया, फिर हमने बाद में उसको हीट शॉक दिया, ठीक है। तो लेकिन बड़े डीएनए तब भी नहीं जा पाते बैक्टीरिया के अंदर। तो फिर हमने उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या देखा कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वायरस में डाल देंगे ना। वायरस की नेचुरल एफिनिटी है, जो उसकी नेचुरल इन्फेक्शन साइकिल है, तो वो बड़े डीएनए को भी बेसिकली जाके इंसर्ट कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली मैंने सबसे पहले आपको यही पॉइंट बताया था, क्योंकि मेन जो हम मतलब वी मूव फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर, सो बेसिकली हम नए नए वेक्टर्स बनाते रहते हैं, क्योंकि उसका मोटिव यही है इंसर्ट साइज सबसे पहले। बिकॉज इफ माई इंसर्ट साइज इज लार्जर, ठीक है, मतलब मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका इंसर्ट साइज बड़ा है, और जो आपके पास मान लो अवेलेबल वेक्टर थे उसमें वो नहीं फिट आ रहा था, तो विथ टाइम वी हैव टू मेक न्यू एंड न्यू वेक्टर्स। जैसे हमने कुछ कॉम्बिनेशंस भी बनाए, जैसे अभी हम कॉस्मिड्स की बात करेंगे। सो विथ टाइम सो वी इम्प्रूव्ड वेक्टर्स। सो द मोटिव वाज जस्ट दैट कि हम बड़े इंसर्ट साइज वाला जो डीएनए है, लार्ज साइज वाला, उसको भी हम डाल सके, ठीक है। सो इंसर्ट्स ग्रेटर देन 5 kb increase plasmid size to a point at which efficient transformation of bacterial cells decreases markedly, and so bacteriophages have been adapted as vectors in order to propagate large fragments of DNA in bacterial cells, ठीक है। जैसे लैम्डा फाज की हम बात करेंगे, सो यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है, सिंस दे ऑफर एन अप्रोक्सीमेटली 16 फोल्ड एडवांटेज इन क्लोनिंग एफिशिएंसी इन कंपैरिजन विद मोस्ट एफिशिएंट प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो कितने टाइम्स आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, वो कह रहा है 16 टाइम्स, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे इसकी, जो बैक्टीरियोफाज आपका लैम्डा है, कि उसमें क्या क्या होता है। सो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाए आपसे कि हमने वायरसेस को क्यों मतलब चूज किया, क्योंकि जो नॉर्मल प्लाज्मिड्स थे उनका एक तरह से जो डीएनए वो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर हम उसे कॉम्पोनेंट बना के डालते थे,
तो वो बड़े डीएनए को आप नहीं डाल पा रहे थे, सो दैट इज व्हाई वी शिफ्ट टू बैक्टीरियोफाजिस। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फाज लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की अगर बात करें तो जब भी फाज लैम्डा का नाम आता है, ये ना दो टाइप की साइकिल दिखाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। एक होते हैं लाइसोजेनिक और एक होते हैं लाइटिक साइकिल। ठीक है, मतलब ये दोनों ही दिखा सकता है, वो जीन्स पे डिपेंड करता है या और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये लाइसोजेनिक साइकिल शो करेगा या आपका लाइटिक साइकिल। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें आपका फाज लैम्डा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड फाज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका जीनोम वैसे तो क्या सा होता है, लीनियर होता है, बट ये बैक्टीरिया में जाके क्या हो जाता है, सर्कुलर, क्योंकि इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे कौन सी साइट्स होते हैं, कोसाइट्स। ठीक है, कोसाइट्स। It in fact equalize with great efficiency by injecting its DNA through the cell membrane. ठीक है, so in the wild type phage lambda, DNA follows one of the two possible mode of replication. ठीक है, एक तो क्या होता है, जो डीएनए है वायरस का, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, वेयर इट लाइज अंटिल ए सिग्नल ट्रिगर्स इट एक्सीशन। ठीक है, मतलब मान लो ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, और वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो मतलब इसे हम ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं प्रोफाज। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफाज या प्रोफेज। ठीक है, तो इसमें तो लाइसोजेनिक में क्या होता है, वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। सो आगे अगर हम देखें लाइटिक साइकिल, ठीक है, दिस यू कैन सी, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, डबल सेल डीएनए इंसर्टेड। ठीक है, सो देयर आर टू पाथ, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। ठीक है, लाइटिक में आप देख रहे हो कि मतलब बैक्टीरियल डीएनए डाइजेस्टेड और नए फाज बनते रहते हैं। ठीक है, लाइसोजेनिक में जो जो वायरस का डीएनए था वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, जिसे मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, प्रोफाज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि बैक्टीरिया का डीएनए डाइजेस्ट, न्यू फाज सिंथेसाइज्ड, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, लेट प्रोटीन सिंथेसिस, एंड यू कैन सी होस्ट सेल लाइसिस। तो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाके अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करता है, एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर कॉपी नंबर इज रीच्ड, योर होस्ट सेल इज लाइस्ड, बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है, सो न्यू वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड बेसिकली फिर वो आगे 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 इन्फेक्ट करते हैं। तो इसमें आप सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल एंड फाज डीएनए। ठीक है, इसमें ना अभी तो फिलहाल बस आप ये याद रखना, वैसे ये पूरी साइकिल होती है, दो जीन्स होते हैं, क्रो और एक सीआई। ठीक है, बस आप इनका नाम याद रखना क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म होता है। सो जब क्रो ऑन होता है, ठीक है, तब होती है आपकी लाइटिक साइकिल। कौन सी साइकिल होती है, लाइटिक। और जब आपका सीआई ऑन होता है, ठीक है, तब आपकी कौन सी साइकिल होती है, लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, जब क्रो ऑन है तो लाइटिक साइकिल, जब सीआई ऑन है तो आपकी लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, जैसे वो कह दे क्रो ऑन तब सीआई ऑफ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक ऑन है तो दूसरा ऑफ है, यहाँ पर सीआई ऑफ है, और जब सीआई ऑन है तो यू कैन राइट क्रो ऑफ। ठीक है, ये जीन्स होती हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा बैक्टीरियोफाज लैम्डा का इसमें अलग अलग जीन्स हैं उसका पढ़ना पड़ता है, कि जैसे अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी जीन्स हैं, लेट में कौन सी हैं, सो वो सारी डिटेल होती है। सो दिस इज योर बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है वो लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल जो है वो दोनों शो करता है। सो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे वायरस एंटर करा, उसने अपने हेड टेल प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ बनाना है। ठीक है, और एक जो अभी मैं आपको बात बताई थी, कोसाइट्स। ठीक है, 12 बेस पेयर सीक्वेंस, जैसे ये लीनियर था, लीनियर इसका जीनोम है, 49 अभी आपने लिखे थे किलो बेस पेयर होते हैं, तो 12 बेस पेयर की दो यहाँ पर कोसाइट्स होती हैं। ठीक है, एंड दीज कोसाइट्स बेसिकली हेल्प इन सर्कुलराइजेशन ऑफ द दिस डीएनए। ठीक है, फाज लैम्डा का डीएनए वैसे लीनियर है, बट वन इट इनफैक्ट योर, बट जैसे ये किसको इन्फेक्ट करता है, आपके होस्ट सेल को, तो उसके अंदर जाके ये कैसे हो जाता है आपका सर्कुलर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेटेजी वगैरह बता रखे हैं कैसे इन विट्रो पैकेजिंग वगैरह होती है। ठीक है।
ठीक है, कैसे मतलब हम बेसिकली मतलब हम इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो much use of Faj lambda has been made in the production of gene library mainly because of efficient entry into the E. coli. ठीक है, and the important fact is that large fragments of DNA, ठीक है, अभी हमने देखा विद 25 किलो बेस, जो हमने एक टेबल देखी थी ना स्टार्टिंग में कि जैसे आप देख रहे थे प्लाज्मिड का इंसर्ट साइज कितना है, M13 का कितना है, तो वहां पर मैंने फाज लैम्डा का भी आपको बताया था। सो दिस यू कैन हैव अ लुक। तो इंसर्ट साइज भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दे कैन गिव यू सम क्वेश्चंस की। सो दिस यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फाज लैम्डा है, ठीक है, जो आपका फाज लैम्डा है, सो यू कैन सी उसका इंसर्ट साइज कितना है आपका, दैट इज बेसिकली 2 to 25, ठीक है। सो दैट इज द मेन मोटिव कि हम फ्रॉम बैक्टीरियल बेस्ड वेक्टर्स वी मूव टू योर वायरल बेस्ड वेक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग। तो थोड़ा बहुत आपको इसके जीनोम के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ा कोसाइट्स होती हैं, और बेसिकली यही बात की, आप 25 किलो बेस तक के डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो डीएनए होता है वो होता है नॉन एसेंशियल, जो कि किसके लिए कोड करता है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल वाला उसको हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट जो फाज है इज देन असेंबल्ड इनटू प्री फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल, ठीक है ना, जैसे अब लाइटिक साइकिल हो रही है। अब बेसिकली मान लो ये आपका जो भी आपका जो एक आपने बेसिकली आपने जैसे ये लैम्डा का डीएनए था, ठीक है, उसको मॉडिफाई करा आपने और उसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। किस चीज को हमने हटा दिया, जो लाइट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपका लाइसोजेनिक साइकिल के लिए, उस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये जो डीएनए है ये एंटर करा, ठीक है, अब इसकी कॉपीज बनी, तो बेसिकली जितनी इसकी कॉपीज बनेंगी उतने मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनेंगी, ठीक है। सो द रिकॉम्बिनेंट फाज इज देन असेंबल्ड इनटू प्री फॉर्म्ड वायरल प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है, और उसके बाद इसे बोलते हैं इन विट्रो पैकेजिंग। फिर जो न्यूली फॉर्म्ड फाज है दे आर यूज्ड टू इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स, और फिर हम उसे बेसिकली प्लेटिड ऑन अगार, ठीक है। सो दिस इज हाउ। और इसमें क्या होता है, प्लाक्स बनते हैं जनरली, जैसे हम बैक्टीरियल कॉलोनीज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर जाके उसे लाइस कर रहा है, उसका लाइसिस कर रहा है। सो देयर इज प्लाक फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उनको उसको एक तो ऑब्वियसली जब होस्ट सेल आपका लाइस हो गया तो इसका मतलब वो किल ही हो गया, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, प्लाक फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें भी ना दो टाइप के वेक्टर आते हैं, ये जस्ट है, आप इनके नाम ही याद रख लेना, एक होते हैं इंसर्शन और एक होते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो in general, two types of lambda phage vectors have been developed: lambda insertion and lambda replacement, ठीक है। The lambda insertion vectors accept less DNA, ठीक है, than the replacement type, because the foreign DNA is merely inserted into a region of phage genome with appropriate restriction site, ठीक है। मतलब इंसर्शन में तो आप डायरेक्ट डाल देते हो, रिप्लेसमेंट में यू रिमूव सम पार्ट और फिर आप डालते हो, जैसे लैम्डा GT10, लैम्डा कैरोन 16A, ठीक है। With the replacement vector, a central region of DNA not essential for lytic growth is removed by double digestion with the EcoR1 and BAMH1. This leaves two DNA fragment termed left and right and left arms. The central जो स्टफर जो हमने फ्रेगमेंट रिमूव करा है उसी जगह हम फॉरेन डीएनए डालते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल्स बेसिकली याद रख लेना कि इसके एग्जांपल्स रिप्लेसमेंट के लैम्डा EMBL एंड लैम्डा ज़ैप, ठीक है। ये नीचे डायग्राम में भी शो किया होगा आपका। So this is lambda GT10, that is insertion, जस्ट आपने डाइजेशन कराया और उसके बाद एक पार्ट जो है आपने उसको इंसर्ट कर दिया। इसमें हम दो एंजाइम से रिस्ट्रिक्शन कराते हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट रिमूव हो गया और उसकी जगह आप अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मतलब इंसर्शन वेक्टर्स जो होते हैं वो छोटे फ्रैगमेंट को ही एकोमोडेट कर सकते हैं,
और जो रिप्लेसमेंट है वो बड़े फ्रैगमेंट को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। ये चलो थोड़ा वेक्टर के बारे में बता रखा है, सो इसमें इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, मतलब बेसिकली आप एग्जांपल्स याद रखना बट इंसर्शन और रिप्लेसमेंट वेक्टर्स के, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज M13, ठीक है। M13 के बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस यू कैन सी कि M13 के अंदर आपका दिस इज M13, इसका इंसर्ट साइज वैसे तो कम होता है बट ऑब्वियसली हमने इसको मॉडिफाई करके इसका जो इंसर्ट साइज है वो हमने इंक्रीज करा है, ठीक है। सो M13 एंड बेसिकली और फाजमिड बेस्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे M13 के बारे में। So next we have that is cloning vectors based on M13, vectors based on M13, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम M13 की बात करें तो इसका जो साइज है, ठीक है, इसके साइज की अगर हम बात करें दैट इज 6.4 किलो बेस इन लेंथ, 6.4 किलो बेस इन लेंथ, बट most of this is taken up by 10 closely related genes, 10 closely related genes, ठीक है। मतलब एक तो इसका साइज काफी छोटा है और मेन क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो डीएनए है दैट इज टेकन अप बाय 10 closely related genes, each essential for replication of phage, each essential for replication of phage, replication of phage, ठीक है। सारी जीन्स जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ फाज के लिए जरूरी है, ठीक है। सो देयर इज ओनली ए सिंगल, देयर इज ओनली ए सिंगल, देयर इज ओनली ए सिंगल 507 न्यूक्लियोटाइड इंटरजेनिक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड intergenic sequence into which basically your new DNA could be inserted, new DNA could be inserted, ठीक है। सो देयर इज ओनली सिंगल, मतलब सिर्फ 507 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जहां पर आप नया डीएनए इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड विदाउट डिसरप्टिंग one of these genes, without disrupting one of these genes, and in fact this region includes the origin of replication which also
और बेसिकली विच मस्ट इटसेल्फ रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन को भी आप नहीं छेड़ सकते, विच मस्ट इटसेल्फ रिमेन इंटैक्ट। सो मतलब इसमें बहुत कम स्कोप है, क्योंकि 6.4 का साइज है, ऊपर से हम कह रहे हैं कि सिर्फ 507 न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस है जहां पर आप नया डीएनए डाल सकते हो, ठीक है। सो देयर इज वेरी लिमिटेड स्कोप, ठीक है। बट स्टिल हमने कुछ ना कुछ चेंजेस करे हैं ताकि हम थोड़ा इंसर्ट साइज को बेसिकली आपका बढ़ा सकें, ठीक है। तो अभी जैसे हम कुछ वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे M13 MP1 की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, M13 MP1, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे M13 MP1, M13 MP2, ठीक है। तो MP1 में हमने क्या किया, जैसे मान लो ये जीनोम है, ठीक है, और दिस इज द पार्ट जो हम कह रहे हैं कि जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं बस, जिसमें जिसका साइज मैंने आपको बताया सिर्फ कितना है 507, ठीक है। और इस 507 के अंदर आपका ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, क्योंकि इसके अंदर कोई आपकी जीन नहीं थी जो मतलब जिससे हम सिलेक्ट कर पाए, तो पहले हमने रेस्ट्रिक्शन लाइगेशन से इसमें लैग जेड प्राइम लगाया ताकि आप रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कर पाओ, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। तो सबसे पहले हमने ये जो 507 वाला पार्ट था, इसके अंदर हमने क्या डाला आपका, सो लैग जेड प्राइम, ठीक है। जैसे ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है और यहाँ पर हमने लैग जेड प्राइम, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो लैग जेड प्राइम हमने डाला, ठीक है, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं थी। क्या नहीं थी आपकी, नो रेस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि जब तक रेस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट नहीं है तो आप फॉरेन डीएनए नहीं डाल सकते, ठीक है ना। क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा है कि वेक्टर को और जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उन दोनों को आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना होता है, ठीक है। सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन साइट, इसके अंदर कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी। बट इसके अंदर एक सीक्वेंस था GGAPTC, ठीक है। सो अब हमें पता है कि जो इको R1 है उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, GAATTC, ठीक है। तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं हम इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने इस जी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो जो वेक्टर बना उसे बोलते हैं हम M13 MP2, M13 MP2। ये आपके पास M13 MP1 था, क्योंकि पहले तो हमने M13 के अंदर आपका लैग जेड प्राइम डाला, ठीक है। सो दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर लैग जेड प्राइम, ठीक है। फिर उसमें हमने, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी, सो बाय द टेक्निक इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस हमने जी को मॉडिफाई करा, तो क्या बन गया आपका GAATTC। So you will get something like this. अब ये जो आपका था इसके अंदर यहाँ पर ये साइट आ गई आपकी इको R1, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो दोनों में सिर्फ फर्क क्या था कि जस्ट आपको जी की जगह ए चाहिए था। सो दिस इज योर M13 MP1, M13 MP2। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको M13 MP1 और M13 MP2 के बारे में बताया, ठीक है। देखो यहाँ पर यही बता रहा है ये कि जो M13 जैसे और फाजमिड्स की अभी हम बात करेंगे, सच एस P ब्लू स्क्रिप्ट SK, ये एक फाजमिड का नाम है। इनफैक्ट इकोलाई हार्बरिंग ए मेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड F पाइलस, ठीक है ना, जिसमें F फैक्टर होता है उसे मेल बोलते हैं। ये एक प्लाज्मिड होता है आपका, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पर खास बात क्या है कि जो M13 है, ठीक है ना, उसका डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया भी सही 6.4 किलो बेस लिखा हमने, ठीक है, किलो बेस पेयर नहीं लिखा। और M13 की खास बात क्या होती है, ये एक पर्टिकुलर
रेप्लिकेशन मैकेनिज्म दिखाता है जिसे बोलते हैं हम रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन M13, ठीक है। सो देख सकते हैं M13 एड्सॉर्ब टू इक्वलाइज थ्रू F पाइलस, ठीक है, ये जैसे F पाइलस फॉर्मेशन करता है आपका। सो दिस यू कैन सी दिस इज वन स्ट्रैंड, ठीक है, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंड, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, और बाद में अल्टीमेटली सिंगल स्ट्रैंड ही होते हैं, वो असेंबल होके फिर ये आपका मतलब सेल को लाइस करके बाहर आ जाता है, ठीक है, ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। सो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, द बैक्टीरियोफाज वायरस enters the E. coli cell through the F pilus, ठीक है, it then enters a stage where circular single strands are converted to double strand, ठीक है, और rolling circle replication then produce single strand, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे भी सही कि जैसे मान लो आपके पास कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, उसकी हम सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज बना सकते हैं, मतलब फाजमिड को यूज करके, वो हम फाजमिड पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जैसे आपके पास कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपको उसकी सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज बनानी है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली सीक्वेंसिंग कर पाओ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है, तो उसके लिए आप फाजमिड यूज कर सकते हो, वो भी हम अभी आगे आएगा। जैसे होता है ना, नॉर्मली इसमें एक स्ट्रैंड होता है, फिर दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है, और अल्टीमेटली फिर वो दोबारा सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज नोन एज रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे बेसिकली M13 आपने देख लिया, ठीक है, और MP, अब देखो M13 MP1 और में क्या था, कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी, ठीक है, और M13 MP2 के अंदर हमने सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन साइट इंट्रोड्यूस करी, जो कि कौन सी थी, EcoR1, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, जो ये था आपका, यहाँ पर लैग Z प्राइम तो था, बट उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी, ठीक है। तो हमने फिर क्या करा कि जो इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस से इसमें हमने EcoR1 इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि हम कट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कट करने के बाद फिर हमने मतलब एक हमारे पास डीएनए बोलते हैं, जैसे आप जिसे बोलते हैं पॉलीलिंकर, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो MP8 MP9, तो मतलब यहाँ पर हमने कट करा के वो पॉलीलिंकर डाल दिया, ठीक है। फिर जैसे M12 बनाया गया, M13 M18 M19, सो यू कैन सी, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि एक तो इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं थी कोई, क्योंकि जब तक क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है, तो आप कैसे अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसमें ऐड करोगे, ठीक है। सो दैट प्रॉब्लम वी ओवरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग वन रिस्ट्रिक्शन साइट। पहले हमने एक रिस्ट्रिक्शन साइट डाली, तो वहां से कट कराने के बाद फिर हमने क्या करा कि हमने एक पॉलीलिंकर बनाया, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो एक ऐसा डीएनए बनाया जिसमें ये 9 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो EcoR1 से कट करा के यहाँ पे डाल दिया। फिर विद टाइम यू कैन सी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो विद टाइम, और ये जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मान लो इसके अंदर EcoR1 नहीं है, तो आप इसको कैसे डालोगे, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर HIND3 है, तो चलो जी अब हमने पॉलीलिंकर में ये डाल दिया, किसी जीन किसी वाले में PST1 है, किसी में HINC2 है, किसी में ACC1 है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ऑप्शन लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा वेक्टर नहीं डिजाइन कर सकते जिसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट हो, क्योंकि जो आपने डीएनए डालना है उसमें वो रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, तो आप कैसे डालोगे। सो दिस आल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे एडवांटेज यही है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ इंसर्टिंग डीएनए इनटू द वेक्टर, बिकॉज यू डोंट नो कि जो आपने जीन डालना है उसमें बेसिकली कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर बेसिकली चेक करना पड़ता है, जैसे मान लो हमने ये नो लिखे, ठीक है, तो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनमें नो में से कोई भी नहीं है, ठीक है, देन यू कैन नॉट यूज दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इसमें है या जिसमें भी है, बिकॉज वी कट वेक्टर एज वेल एज योर टारगेट डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट जो इसने बता रखा है, दैट इज अबाउट फाजमिड्स,
ठीक है। अब देखो फाजमिड नाम कहाँ से आया है कि इसके अंदर एक तो आपका मतलब ये नाम जो आया है प्लाज्मिड प्लस फाज से, ठीक है। तो फाजमिड जो नाम आया है दैट इज फ्रॉम प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जनरली जो आपका पीयूसी है, प्लाज्मिड प्लस M13 origin of replication, M13 origin of replication, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पाजमिड से मेन हमें क्या एडवांटेज है कि आप सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो पाजमिड्स आर वेरी सिमिलर टू M13, ठीक है। सो वन ऑफ द फर्स्ट पाजमिड जो हमने डेवलप करा दैट वाज PEMBL. It was constructed by inserting a fragment of another phage termed F1 जिसके अंदर phage origin of replication है and elements for its morphogenesis into the PUC8 plasmid, ठीक है। तो PEMBL के अंदर क्या है, एक फ्रैगमेंट है ऑफ F1 जिसमें phage origin of replication है और उसके साथ क्या आपका PUC8, ठीक है। Following super infection with helper phage द F1 origin is activated, ठीक है। इसमें हमें एक हेल्पर फाज देना पड़ता है, मतलब एक साथ में हमें और वायरस देना पड़ता है, allowing single stranded DNA to be produced, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आपको उसकी सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनानी है, तो फिर आप क्या यूज करते हो, बेसिकली आपका वी यूज योर दैट इज बेसिकली नोन एज योर फाजमिड, ठीक है। हम किसको यूज करते हैं, आपके फाजमिड को।